उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही खास शहर जिसका नाम मुगलों की देन है। नाम से भले ही मुस्लिम है, लेकिन ये शहर कृष्ण, गणेश जी और हिंदू संस्कृति में डूबा हुआ है। इस शहर का जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी से गहरा नाता है और इस शहर ने भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुगल्स, ब्रिटिशर्स का जुल्म सहा है, लेकिन आज ये अपने खाने, आजादी और खुशमिजाज लोगों के लिए जाना जाता है। इस सिटी को कहा जाता है चीनी का कटोरा। यहाँ पर एक ऐसा मंदिर मौजूद है जिसमें लगे एक पेड़ का कभी पत्ता नहीं गिरता और इस शहर का अस्तित्व आज से नहीं बल्कि प्राचीन समय से है। लेकिन ये शहर कौन सा है? दोस्तों, आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं बेहद खूबसूरत शहर मुजफ्फरनगर की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं मुजफ्फरनगर को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत के सबसे घनी आबादी वाले उत्तर प्रदेश की गोद में बसे मुजफ्फरनगर जिले का हेडक्वार्टर है मुजफ्फरनगर, जो दक्षिण में मेरठ और उत्तर में सहारनपुर जिले के बीच में मौजूद है और कुछ ऐतिहासिक शहरों के बीच घिरा हुआ है, जिनमें आता है मेरठ, हस्तिनापुर, बिजनौर वगैरह वगैरह। शहर में तकरीबन 8,14,000 लोग रहते हैं, जिनमें से 55 से 60% के करीब सिर्फ हिंदुओं की हिस्सेदारी है। उसके बाद इस्लाम यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म होने का रुतबा रखता है। साथ ही क्रिश्चियन, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म जैसे धर्म के लोग भी शहर की गलियों में रौनक लगाते हैं। मुजफ्फरनगर 2991 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जिसमें खूबसूरती, आस्था से भरे मंदिरों, मस्जिदों के साथ साथ दिलकश टूरिस्ट प्लेसेस भी मौजूद हैं। खड़ी बोली शहर की मूल भाषा है, जो हिंदी की हरियाणवी बोली से काफी मिलती जुलती है। आज शहर खूबसूरती की मिसाल पेश करता है और तो और कई सदियों से पुराना इतिहास भी अपने अंदर समेटे बैठा है। यहाँ पर अतीत से जुड़ी कई चीजों की यादें देखने को मिलती हैं, जिनमें पहला तो इसका नाम ही है। मुजफ्फरनगर को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने एक बेहद खास सरदार, जिनका नाम सैयद मुजफ्फर खान था, उन्हें तोहफे में दिया था और साल 1633 में मुजफ्फर खान और उसके बेटे मुनव्वर लश्कर खान ने इस जगह को मुजफ्फरनगर नाम दिया, क्योंकि मुनव्वर लश्कर खान चाहता था कि इस शहर को इनके फादर के नाम पर रखा जाए, इसलिए इस शहर को मुजफ्फरनगर कहा जाने लगा। हालांकि शाहजहां ने ये जो जगह तोहफे में मुजफ्फर खान को दी थी, ये भी कब्जे की जगह थी, जिसे शाहजहां ने पीर खान लोदी को हराकर अपने अंडर में ले लिया था और इस तरह मुजफ्फरपुर आज उत्तर प्रदेश का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। भले इस शहर का नाम मुस्लिम्स पर रखा गया, लेकिन यहाँ पे आपको हिंदू संस्कृति की झलक, मंदिर, आरती की थालियां और महिलाओं के माथे पर कुमकुम ज्यादा देखने को मिलेगा। मुजफ्फरनगर शहर आज भले ही तरक्की और मॉडर्न दुनिया के रास्ते पर निकल पड़ा है, लेकिन इसकी जड़ें कई सदियों पुरानी है। आपको जान के हैरानी होगी, मुजफ्फरनगर हड़प्पा सभ्यता और महाभारत काल का गवाह भी रहा है। ऐसा बताया जाता है कि इस शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर मुस्तफाबाद का पाचेंदा गांव है, जो महाभारत काल में काफी महत्व रखता है, क्योंकि इसी गांव में कौरव और पांडवों का पड़ाव स्थल था, यानी दोनों सेना यहीं रुकी थी। इस शहर ने महाभारत काल में ही अहम योगदान नहीं दिया है, बल्कि आजादी की लड़ाई में भी इस शहर का नाम ऊपर देखने को मिलता है। ब्रिटिशर्स ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहीं पर लगाई थी और फिर 1857 में जब पहली स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी उठी तो मुजफ्फरनगर ही आगे आया। इस लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को हार का मजा चखाकर यहाँ की तहसील को अपने अंडर में ले लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने फिर क्रूरता और बर्बरता का रास्ता अपनाकर इस तहसील को दोबारा हासिल कर लिया। इसके बाद देश की आजादी की उठती मांगों और स्वतंत्रता सेनानियों की मीटिंग्स में भी मुजफ्फरनगर बड़ा काम आया। यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर सपूतों ने मीटिंग्स रखी अपनी और देश की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की और इसी का फल हमें देखने को मिला साल 1947 में, जब फ्रीडम फाइटर्स, क्रांतिकारियों की मेहनत रंग लाई और देश हर बंदिश, हर जुल्म से आजाद हो गया और इसमें मुजफ्फरनगर और यहाँ के वासियों का भी बड़ा हाथ था। दोस्तों, मुजफ्फरनगर हर लिहाज से बेहद खास है, चाहे फिर सांस्कृतिक हो या आधुनिक। मुजफ्फरनगर उन शहरों में गिना जाता है जो बढ़ते वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जानते हैं, इसलिए मुजफ्फरनगर भी तेजी से विकास की तरफ बढ़ता जा रहा है और इस विकास में यहाँ के वासियों की भी मेहनत है, जो मन लगाकर काम करते हैं और शहर को आगे बढ़ाने के प्रयासों में लगे रहते हैं। वैसे काम से याद आया कि यहाँ के लोग की जेब और पेट फुल करने का काम करता है पेपर और साथ ही अनाज का प्रोडक्शन और चीनी का भी। ये भाई यहाँ की आन बान, शान और पहचान सब कुछ है। अगर आप चीनी का कटोरा कहकर किसी को शहर का नाम पूछेंगे ना, तो हर किसी की जुबान से सिर्फ एक ही नाम फिसलेगा, मुजफ्फरनगर। जी हाँ, इस शहर को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गन्ने की खेती, चीनी के प्रोडक्शन बड़े लेवल पर होता है। गन्ने के अलावा ऑयल सीड्स, गेहूं वगैरह की फसलें भी खेतों में लहराती हुई दिखती हैं। इस शहर की करीब 40% आबादी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। साथ ही ये यूपी का सबसे बड़ा अन्न भंडार भी है। वहीं मुजफ्फरनगर का गुड़ बाजार एशिया का सबसे बड़ा गुड़ बाजार माना जाता है, जिसकी मिठास भारत के कई हिस्सों में घुलती है। वैसे ही मिठास आपको मुजफ्फरनगर वासियों में भी देखने को मिलेगी, जो बड़े ही सिंपल, साधारण और खुश मिजाज होते हैं और सबके साथ हंस बोलकर जिंदगी जीते हैं और यहाँ के बच्चे भी पढ़ाई लिखाई में अच्छी दिलचस्पी रखते हैं। तभी तो यहाँ का लिटरेसी रेट करीब 80% के आसपास है और इसे आगे बढ़ाने के लिए युवा दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। सरकार भी यहाँ पर अच्छी शिक्षा दिलाने में लोगों का भरपूर साथ देती है और आज इस शहर में एक से एक
बेहतरीन स्कूल कॉलेजेस मौजूद है। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी शहर काफी अच्छी रैंक पर खड़ा हुआ है और इलाज के मामले में भी यहाँ आपको एक से एक बेहतरीन अच्छी फैसिलिटी मुहैया कराने वाले हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे, जिनकी सफाई और दवाई दोनों ही कमाल की है। मुजफ्फरनगर हर मामले में खास और अलग नजर आता है। ये वही शहर है जिसने पाकिस्तान को पहले प्रधानमंत्री दिए। जी हाँ, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले थे। क्या आप जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला फोटो स्टूडियो मुजफ्फरनगर में ही खोला गया था। इस फोटो स्टूडियो को साल 1935 यानी आजादी से पहले खोला गया था। इस तरह कई ऐतिहासिक चीजें, यादें मुजफ्फरनगर से जुड़ी हुई हैं, जो इस शहर को और ज्यादा खास बनाती हैं। मुजफ्फरनगर पूरे साल उत्साहपूर्ण उत्सवों से भरा रहता है। दिवाली, ईद और होली जैसे त्योहार यहाँ बड़े ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जिससे समुदाय एक साथ आता है। वैसे अगर आप मुजफ्फरनगर को और करीब से जानना चाहते हैं तो हम आपको एक एक करके इसकी खास खूबसूरती और दिलकश जगहों पर ले चलते हैं, जिनमें पहली है गणेश धाम। भाई अगर सफर की शुरुआत भगवान के दर्शन से हो जाए तो दिन बड़ा खुशहाल रहता है। और गणेश धाम की तो बात ही अलग है, क्योंकि इसमें गणेश जी की करीब 35 फीट प्रतिमा को देखने का मौका मिलता है। मंदिर के अंदर एंट्री करते ही मन में एक सुकून सा बस जाता है और जब आप मंदिर को निहारेंगे ना तो आपकी आंखों को एक अलग ही ठंडक मिलेगी। गणेश धाम एक शांत और आध्यात्मिक माहौल का संगम है, जहाँ आने से हर दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इसलिए आप भी यहाँ जरूर आइएगा। आज तक आपने दोस्तों एक ही शिवलिंग देखा होगा, लेकिन अगर आप मुजफ्फरनगर के संभलहेड़ा पंचमुखी शिवलिंग टेम्पल में जाते हैं तो यहाँ पे आपको शिवलिंग के 5 मुख देखने को मिलेंगे, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। इन 5 मुख को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है, और हो भी क्यों ना, आखिर ये भोलेनाथ की कृपा से जो बना है। बताया जाता है कि आज से करीब 600 साल पहले एक बुजुर्ग महात्मा ने संभलहेड़ा में शिव जी की कड़ी तपस्या की थी। शिव जी इस तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने खुद साक्षात दर्शन दिए और पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना करने के लिए कहा। इसके बाद संत ने गांव के एक किसान के साथ मिलकर पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना की थी। आज यहाँ पर हजारों भक्त रोजाना अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। उज्जैन, काठमांडू के बाद तीसरा पंचमुखी मंदिर का खिताब इसी मंदिर को दिया जाता है, जो कि अपने आप में बेहद खास है। हिंदू संस्कृति, दिव्यता, सत्य, क्षमा और पवित्रता का प्रतीक अक्षय वट वाटिका को देखना भी अद्भुत है। इस पेड़ का महत्व काफी ज्यादा है और इसकी वजह है ऋषि सुखदेव। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इस पेड़ के नीचे बैठकर अर्जुन के पौत्र यानी अर्जुन के बेटे राजा परीक्षित को लगातार 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ सुनाया था। और इनके अलावा लगभग 88,000 संत भी इस पाठ को सुन रहे थे। इस पेड़ की जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी और पेड़ की खासियत को देखते हुए इस पेड़ को अमर चरित्र का पेड़ भी कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि ये पेड़ अपने किसी भी पत्ते को नहीं गिरने देता, जो वाकई में हैरानी की बात है। अगर लोगों को इस जगह पर कोई मुराद मन्नत मांगनी होती है तो वो पेड़ के चारों तरफ एक लाल धागा बांधते हैं और माना जाता है कि ऐसा करने से हर इच्छा पूरी हो जाती है। अब चलते हैं सबसे फेमस देखे जाने वाले मंदिरों में से एक भैरव का मंदिर। जी हाँ, भैरव बाबा का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। ये शहर के सेंटर में मौजूद है और एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। मंदिर में बसी आध्यात्मिकता, आस्था हर किसी को मंत्र मुक्त कर देती है। लेकिन बच्चों को मौज मस्ती करने का मौका मिलता है कमला नेहरू वाटिका में। जी हाँ, इस गार्डन का नाम नेहरू जी की पत्नी के नाम पर रखा गया है और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए एंटरटेनमेंट समेट कर रखता है। इस गार्डन में कई सारे पेड़ पौधे, बच्चों के लिए झूले वगैरह लगाए गए हैं। साथ ही ये गार्डन इनकम का भी एक बढ़िया जरिया है। बाग में कई फलों की वैरायटी मौजूद है, जिन्हें नीलामी में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाए जाते हैं। इसलिए मनोरंजन से लेकर अर्थव्यवस्था तक के लिए ये गार्डन बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर इतिहास को जानना है ना तो फिर आपके लिए हाजिर है सरकारी शैक्षिक संग्रहालय, जहाँ प्राचीन काल से जुड़ी मूर्तियाँ, आकृतियाँ, सिक्के, डिजाइन पुरानी दुनिया का दौरा कराती हैं। इसके अलावा यहाँ पेंटिंग्स, पुरानी वेशभूषा म्यूजियम का एक खास हिस्सा है। मुजफ्फरनगर जैनियों के तीर्थ स्थल वहेलना के लिए भी खास माना जाता है। यहाँ पर आपको एक दीवार के पास जैन मंदिर, शिव मंदिर और मस्जिद यानी तीनों धर्मों का प्रतीक देखने को मिलेगा, जो कि एकजुटता की पहचान है। वैसे घूमना फिरना हो गया तो चलिए अब जरा पेट पूजा पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले मुंह में बाढ़ लाने वाली और भूख शांत करने वाली आपको पापड़ी चाट, आलू टिक्की और बटाटा पूड़ी जरूर ट्राई करनी चाहिए। जब इनका तीखा मिर्च मसाला मुंह में घुलता है तो मुंह से बस एक ही बात निकलती है, वाह मजा आ गया। वैसे यहाँ के आलू पकोड़े और समोसे भी यार गजब के होते हैं, लेकिन ये चीज तो सिर्फ चटकारे लेने के लिए है। पेट भरने के लिए आप यहाँ आलू की सब्जी, पूड़ी, थाली, डोसा वगैरह ट्राई कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ हिंदू आबादी ज्यादा है तो वेजिटेरियन लोग को फुल मजा आने वाला है, लेकिन नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी यहाँ मटन, चिकन से बनी लजीज डिशेस मौजूद हैं। बस उन्हें चखने की देर है। मुजफ्फरनगर में मानसून से जलवायु है, जिसमें बहुत ही जबरदस्त गर्मी और ठंडी भी पड़ती है। गर्मियों की शुरुआत अप्रैल से जून तक रहती है। ये महीने बहुत गर्म रहते हैं। मानसून जून के एंड में आ जाता है और सितंबर के मिडिल तक रहता है। अक्टूबर में तापमान फिर से एक बार बढ़ता है और फिर शहर में अक्टूबर के एंड से मार्च के मिड तक कभी हल्का तो कभी ज्यादा ठंडा मौसम रहता है। तो भाई साहब कब आ रहे हैं मुजफ्फरनगर से रूबरू होने? वैसे क्या आपने इस शहर का दीदार पहले कभी किया है या फिर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।